समथिंग इन बिटवीन के 214वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में फ्रांस से राफेल सौदा एक समय बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। मामले ने तब तूल पकड़ी जब इस सौदे में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। तब ऐसा लग रहा था कि राफेल सौदा भी बोफोर्स तोप सौदे की तरह साबित होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को क्लीन चिट ने इस मामले में घिरी मोदी सरकार को राजनीतिक संजीवनी दे दी। इस फैसले ने बीते लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को कांग्रेस पर हमलावर होने का बड़ा सियासी हथियार थमा दिया। तब लगा था कि यह मुद्दा आया गया जैसा हो गया, मगर देखते ही देखते तस्वीर पलटती दिख रही है। ऐसा लगता है कि राफेल सौदा एक बार फिर से भारत की राजनीति में बवंडर खड़ा करने की स्थिति में आ गया है। कांग्रेस फिर से पुराने रंग में आ गई है। पार्टी ने नए सिरे से इस सौदे की जांच कराने की मांग की है। कल ही कांग्रेस ने कहा कि इस सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन होना चाहिए। कांग्रेस, खासकर तब इसके अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, लगातार इस सौदे की जेपीसी की जांच की मांग करते रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या होगा कि राफेल का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल गया है। क्यों इस मुद्दे पर देश का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने के संकेत मिलने लगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय पीएनएफ ने भारत से हुए इस सौदे की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की है। नियुक्त जज अपने देश में इस सौदे में प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका निभाने वाले सभी लोगों से पूछताछ करेगा। दरअसल शुरुआत में इस सौदे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर फ्रांस का रुख भी ठंडा ही रहा था। जिस पीएनएफ ने सौदे की जांच के लिए जज नियुक्त किया है, उसी पीएनएफ ने 1.5 साल पूर्व इसकी जांच से इनकार कर दिया था। हालांकि इसी दौरान मीडिया पार्ट संस्था ने इस सौदे में बिचौलियों को भारी भरकम कमीशन दिए जाने की कई रिपोर्ट प्रकाशित की। मीडिया पार्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इस सौदे के एवज में भारतीय अधिकारियों को भी बतौर कमीशन भारी भरकम रकम दी गई। रिश्वत की करोड़ों रुपए की रकम गुप्त रूप से भारतीय अधिकारियों को पहुंचाई गई। मीडिया पार्ट ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हमने पहले ही इस डील में भ्रष्टाचार और पक्षपात की बात कही थी। हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दुनिया को यह बताने की कोशिश की थी कि डासो एविएशन ने भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीबी और उनके स्थानीय साथी अनिल अंबानी पर एक बड़ा वित्तीय उपकार किया है। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की इन्हीं रिपोर्टों को आधार बनाकर फ्रांस के एनजीओ ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सौदे में भ्रष्टाचार की जांच के लिए जज की नियुक्ति की गई। मीडिया पार्ट के खोजी पत्रकार यान फिलिपिन ने बीबीसी को बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है। हमने तथ्यों और सबूतों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। पहले जांच का आदेश देने वाली पीएनएफ दबाव में थी, मगर तथ्यपूर्ण और सबूतों के साथ कई रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद पीएनएफ ने आपराधिक जांच का फैसला किया है। दरअसल सौदे पर सहमति के साथ ही इससे जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। सबसे पहला सवाल तो यह था कि डासो एविएशन ने अंबानी की कंपनी को भारतीय साझेदार क्यों बनाया। दरअसल जब यूपीए सरकार के कार्यकाल में सौदे पर बातचीत अंतिम दौर में थी, तब जब डासो एविएशन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को भागीदार के रूप में चुना था। HAL के पास विमानों के रखरखाव का व्यापक अनुभव था, जबकि बाद में डासो ने जिस रिलायंस ग्रुप को भारतीय साझेदार बनाया, उसके पास इसका रत्ती भर भी अनुभव नहीं था। सवाल इस पर भी उठे कि जब यूपीए के कार्यकाल में 126 फाइटर जेट खरीदने पर सहमति बन गई थी, तब इसकी संख्या घटाकर 36 क्यों कर दी गई।
और यह भी कि महज 36 फाइटर जेट के लिए मोदी सरकार 132 फाइटर जेट से ज्यादा रकम चुकाने के लिए कैसे राजी होगी। सवालों के घेरे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। वह इसलिए कि मार्च 2015 तक ये सौदा करीब करीब फाइनल हो चुका था, मगर इसी साल जब मोदी फ्रांस गए तो सौदे की तस्वीर अचानक बदल गई। समझौता 126 की जगह 36 फाइटर जेट लेने का हुआ और डासो ने अपना भारतीय साझेदार अचानक बदल लिया। इस पूरे मामले में रिलायंस ग्रुप और अनिल अंबानी के विवादों में घिरने के कई और कारण थे। जनवरी 2016 में जब रफाल डील के लिए दोनों पक्षों के बीच सौदेबाजी चल ही रही थी, तब रिलायंस ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति होलांदे की फिल्म निर्माता पार्टनर जूली गाइड की एक फिल्म में पैसे लगाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सरकार ने 126 की जगह 36 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया तो इसकी जानकारी संसद या मीडिया को नहीं दी। पुराने समझौते में यह भी था कि 126 फाइटर जेट में से 108 फाइटर जेट का निर्माण भारत में तकनीकी हस्तांतरण से होगा। प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में इसलिए आए कि इस पूरे सौदे की प्रक्रिया में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर या मोदी मंत्रिमंडल की कोई भूमिका नहीं थी। तब आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री ने इसे विदेशी साजिश करार दिया था। राहुल के आरोपों के जवाब में कहा था कि उनकी ओर से जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। जाहिर तौर पर फ्रांस में सौदे की शुरू हुई आपराधिक जांच का असर देश की सियासत पर पड़ना तय है। अगर इस जांच में कोई नया खुलासा हुआ तो यह साबित हुआ कि वाकई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो देश की राजनीति में हंगामा मचना स्वाभाविक है। इसकी बानगी आज ही कांग्रेस ने दे दी है। सौदे की फिर से जेपीसी से जांच कराने की मांग कर पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि इस मुद्दे पर उसका समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने का कोई इरादा नहीं है। जाहिर तौर पर विपक्ष को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व बैठे बैठाए एक बड़ा सियासी मुद्दा हाथ लगा है। ऐसा मुद्दा जिसमें आरोपों के घेरे में खुद प्रधानमंत्री शामिल है। ऐसे में इस मुद्दे को सियासी तौर पर तूल पकड़ने की संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नमस्कार।